हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था। आज जो टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको आप बोलते हो हिंदी में रुधिर परिसंचरण तंत्र। क्लियर? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको। तो इसमें से जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? आपको बताना है कि इनमें से ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है जो कि एक तरह से क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, मतलब कि बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लाल रक्त कणिकाएं, इनको बोलते हैं आरबीसी। रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं। बी ऑप्शन दिया है श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, इनको व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। सी ऑप्शन दिया है रक्त प्लाज्मा, इसको बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, या फिर ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। चलिए बताएंगे क्या होगा, क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर। रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, या फिर ब्लड प्लाज्मा है, या फिर ब्लड प्लेटलेट्स हैं। इनमें से क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? तो देखिए, इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है कि बाहर से जो भी माइक्रो बॉडीज आती हैं या बाहर से जो भी ऐसे कह सकते हैं पैथोजेंस आते हैं या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो बॉडी में किसी न किसी डिसीज को कॉज कर सकते हैं, तो उसके लिए इन श्वेत रक्त कणिकाओं में ऐसे सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो उन कीटाणुओं का भक्षण करती हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है कि ये जो भी बाहर से आने वाले कीटाणु हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका ये भक्षण करती हैं और आपके शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त का ऐसा घटक है जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं। ये कोशिकाएं लाल अस्थि मज्जा, लिम्फोसाइट्स और प्लीहा में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। अगर आपको यहाँ पर दिया होता ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, तो अगर ये भी दे दिया जाए तो इसी का सॉरी, ये सेकंड नाम होता है। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हीं को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, इनका जीवन काल कई बार पूछा जाता है। इनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, लाइफ साइकिल कितनी होती है? ठीक है, तो इनकी लाइफ साइकिल 12 टू 20 डेज की होती है। कितनी होती है? 12 से 20 दिन के बीच की होती है। ये कोशिकाएं रंगहीन होती हैं, इनमें कोई भी कलरनेस नहीं पाया जाता है, व्हाइट कलर की होती हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि इनमें कोई भी कलर नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मानव हृदय में फुफ्फुसीय सिरा से जुड़ी होती है। कौन सी ये सिरा है, फुफ्फुसीय सिरा किस पार्ट से जुड़ी होती है? ह्यूमन हार्ट में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन बाएं आलिंद से, बी ऑप्शन दाएं आलिंद से, सी ऑप्शन बाएं निलय से, या फिर दाएं निलय से। ऑरिकल से जुड़ी होती हैं या फिर वेंट्रिकल से जुड़ी हुई होती हैं? चलिए बताना है। मानव हृदय में फुफ्फुसीय सिरा किससे जुड़ी हुई होती है? बताना है क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर। तो इसके लिए हो जाएगा बाएं आलिंद। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, बाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब कितना होता है? बताना है। मनुष्यों में जो नॉर्मल कह सकते हैं ब्लड का प्रेशर है वो कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन 130 mm Hg अपॉन
80 mmHg होता है 130/190 120 या फिर 120 इस 80 होता है। क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर? जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमंस में वो कितना होता है? तो आई थिंक ये सबको पता होगा, ये 120 होता है और क्या होता है 80 होता है ना। 120 mmHg/80 mmHg होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ये एक अगर कहा जाए कि जो नॉर्मल मनुष्य है, एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन बीइंग मतलब कि वयस्क व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वयस्क व्यक्ति में जो हृदय की दर होती है वो कितनी होती है? तो ये कह सकते हैं कि 120/80 नॉर्मल रेंज होती है। या अगर इससे ज्यादा जाएगा या इससे कम जाएगा तो फिर वो कहते हैं अगर ज्यादा जाएगा तो दैट मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, और यदि इससे कम हुआ तो वो लो ब्लड प्रेशर में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? कौन सा कंपोनेंट है ब्लड का जो कि क्या करता है, थक्का बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है? लाल रक्त कणिकाएं हैं, विवंड जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन है, या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। इनमें से कौन सा ब्लड का कंपोनेंट है जो कि थक्का बनाने में, ब्लड के क्लॉट बनाने में हेल्प करता है? इनमें से कौन सा कंपोनेंट है ब्लड का जो कि क्या करता है, ब्लड के क्लॉट्स बनाने में, थक्के बनाने में हेल्प करता है? और ये तब होता है जब कहीं पर चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, या कोई भी ऐसी चीज है, घातक चीजें जो आपके शरीर में लग गई और उसके बाद क्या है कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये ऐसी सेल्स हैं जो एक इनमें विशेष रूप की प्रोटीन्स पाई जाती है जिसको फाइब्रिनोजन बोलते हैं। उस प्रोटीन की वजह से एक पूरा एक कह सकते हैं नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है, जाल जैसी संरचना प्रेजेंट होती है इस प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से। और यहाँ पर जो भी ब्लड कैप्सूल्स हैं वो आकर ऐसे फंस जाती हैं और ये ब्लड का क्लॉट तैयार होता है, इसको कहते हैं क्लॉट्स ऑफ ब्लड, ब्लड का थक्का बन जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से क्या होता है, ब्लड का थक्का बनता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? इनमें से कौन सा एक पार्ट है जो फूड की बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है? प्लाज्मा है, श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनको व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स हैं, या फिर लाल रुधिर कणिकाएं हैं, आरबीसी हैं। इनमें से कौन सा पार्ट है जो भोजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप से परिवहन करता है? क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? तो देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें ऑप्शन ए होगा प्लाज्मा है, ठीक है, ये ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन ये नहीं होगा। रेड ब्लड कैप्सूल्स का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि लाल रुधिर जो कणिकाएं हैं आरबीसी, इनमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, एचबी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस क्या दिखाता है, तो हीमोग्लोबिन बेसिकली काम क्या करता है, ये सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये किस वजह से होता है? अच्छा, ये हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से आपको पता है कि जो ब्लड का रेड कलर है, ये रेड कलर किस वजह से है, तो ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कंपोनेंट जिसको आप हीमोग्लोबिन बोलते हो, इसी कंपोनेंट की प्रेजेंस की वजह से होता है। ये क्या कहलाता है? ये ब्लड का पिगमेंट कहलाता है, ठीक है। ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से ही ब्लड का कलर कैसा है, रेड कलर का होता है। एक चीज और आपको बता दें, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका ब्लड क्या है, ब्लू कलर का होता है, उनमें हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। उस हीमोसाइनिन
पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से, जैसे कि आप बात कर लो मोलस्कस में, बहुत सारे मोलस्का के मेंबर हैं मोलस्कस, जैसे कि आप जानते हो घोघा हो गया, है ना, सीप हो गया, ये सारे के सारे मोलस्कस में आते हैं। तो इन ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन पिगमेंट। जैसे कि आपके ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से रेड कलर होता है। वैसे ही ऑक्टोपस की बात कर लें तो उसके ब्लड में हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड ब्लू कलर का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल राइट आंसर। प्लाज्मा शरीर के रक्त का तरल घटक है जो रक्त की कुल मात्रा का 55% योगदान देता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? प्लेटलेट्स हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, या फिर प्लाज्मा है? अभी हमने ये डिस्कस किया, ये क्या है? दैट इज द ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स में फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, फाइब्रिनोजन, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट बनता है, ब्लड का थक्का बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, इनका निर्माण कहाँ होता है ये भी पूछा जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है बोन मैरो में, ये भी नोट कर लीजिएगा, बोन मैरो में इनका निर्माण होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभों को सुमेलित कीजिए। चलिए, फिर इनको समूह ए को समूह बी से आपको मैच करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है हृदय, सेकंड दिया है धमनियां एंड थर्ड दिया है सिराएं। इधर साइड दिया है पंप की तरह कार्य करने वाला अंग। बी ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन रहित रक्त का परिसंचरण करती हैं। सी ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिसंचरण करती हैं। तो आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। हृदय का काम क्या है, उसके बाद बताना है धमनियां क्या करती हैं और सिराएं क्या करती हैं। इनको आप नोट कर लीजिए। हार्ट का तो आपको पता है, हृदय का हार्ट होता है। धमनियों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इनको आर्टरी बोला जाता है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? आर्टरी कहा जाता है। और इनको क्या कहते हैं? वेन्स कहा जाता है। सिराओं को क्या कहा जाता है? वेन्स कहा जाता है। तो चलिए बताएंगे हृदय का काम क्या होता है। हृदय का काम होता है कि ये पंप की तरह काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है। तो हृदय के लिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पंप की तरह काम करता है। आर्टरीज का काम क्या होता है? तो आर्टरीज जितना भी आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचाने का काम किसका होता है? तो वो आर्टरीज का काम होता है। केवल और केवल एक आर्टरी को छोड़ के, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में कह सकते हैं कि उसपे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। बाकी अगर सारी आर्टरीज में बात करते हो तो उनमें क्या होता है? उनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन इनमें प्रेजेंट होता है, ऐसा ब्लड। और ये काम क्या करती है? तो एक चीज बस नोट कर लीजिएगा, धमनियों का काम क्या होता है? ये हृदय से ब्लड को दूर ले जाती हैं, दूर ले जाने वाला काम करती हैं, ठीक है। दूर ले जाने का मतलब है कि हृदय से ब्लड को हृदय से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत मात्रा में प्रेजेंट है, उसको सारे के सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम किसका है? ये है धमनियों का। उसके बाद बचती हैं सिराएं, जिनको आप वेन्स कहते हो। तो वेन्स का काम क्या है कि जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन सब से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को कलेक्ट करती हैं और वापस से हार्ट तक लाने का काम करती हैं, ठीक है। तो धमनियों का काम है ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती हैं और वेन्स का काम है ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ए के लिए तो फर्स्ट ही हो जाएगा, बी के लिए सी है और तीसरे के लिए बी है। क्लियर? ऑप्शन बी आई थिंक राइट मैच हो रहा है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर बस दो चीजें आप नोट कर लीजिएगा, धमनियां और सिराएं। इनको आप ज्यादा अगर सरलता चाहिए तो आप इंग्लिश नाम याद रखोगे। आर्टरी का मतलब होता है ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को कहाँ से ले जा रही हैं?
हार्ट से दूर ले जा रही हैं। बस इतना याद रखिए, हार्ट से दूर ले जाने का काम किसका है? आर्टरी का। और हार्ट के पास लाने का काम किसका है? वेन्स का। आर्टरी अगर हार्ट से ब्लड को दूर ले जा रही है, दैट मीन्स कि उसमें क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसमें ऑक्सीजन काफी मात्रा में होगा और वो सारे के सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करती हैं, एक्सेप्ट वन, केवल और केवल एक आर्टरी है जिसको छोड़कर बाकी सारी आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। वो आर्टरी कौन सी है? तो दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में कह सकते हैं कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऐसे ही वेन्स की जब आप बात करते हो तो वेन्स क्या करती हैं? वेन्स सारे के सारे बॉडी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करती हैं, उसके बाद वो हार्ट तक लाने का काम करती हैं, केवल और केवल एक वेन्स को छोड़ के, दैट इज द पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर? चलिए, ऑप्शन बी इसमें राइट मैच हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च रक्तचाप जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं को अति रक्तदाब, हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन मांसपेशियों के संकुचन के कारण, बी ऑप्शन धमनिकाओं के संकुचन के कारण, सी ऑप्शन शिराओं के शिथिलन के कारण, या फिर धमनिकाओं के शिथिलन के कारण। हाइपरटेंशन जिसको हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है, किसकी वजह से होता है? चलिए, किसकी वजह से होता है? तो जो ध्यान रखेंगे, जब आर्टरीज में क्या होता है? आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलता है, उस वजह से ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करता है, बहुत तेजी से फ्लो करेगा, दैट मीन्स कि हाई ब्लड प्रेशर होगा। तो आर्टरीज में जब संकुचन होता है, धमनिकाओं में जब संकुचन होता है, तब क्या होता है? ब्लड, भाई एक सीधी सी बात समझिए, आप मान लीजिए ऐसे एज्यूम करिए कि कोई पाइप है जिसमें पानी बह रहा है, ठीक है? तो एक नॉर्मल साइज का अगर पाइप है तो पानी क्या है? एक अपनी रफ्तार से बह रहा है। लेकिन अगर आपने क्या किया, जो ये सब लोगों ने किया होगा, बचपन में हम लोग क्या करते थे? पाइप को पकड़ते थे और ऐसे उसको क्या करते थे? दबा देते थे, तो पानी बहुत तेजी से फ्लो होता है ना? वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है। वैसा ही है कि धमनियों में एक नॉर्मल कंडीशन जब है तो नॉर्मली ब्लड पंप कर रहा है, नॉर्मली ब्लड अपने दिशा में गति कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि धमनियों में संकुचन हो रहा है, मतलब कि वो ऐसे प्रेशर आ रहा है उनमें, उनको किसी न किसी माध्यम से कह सकते हैं कि उनमें संकुचन हो गया, तो वो क्या करेंगी? जो जगह है ब्लड के फ्लो करने की वो कम हो गई, उस वजह से काफी तेजी से ब्लड फ्लो करेगा, उसी को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो किस वजह से होता है? धमनिकाओं के संकुचन की वजह से होता है। इसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। जनरली कितना होता है? जनरली 120/80 mmHg होता है, ये नॉर्मल होता है। बट अगर इससे ज्यादा होता है तो वो हाइपरटेंशन में आएगा या फिर हाई ब्लड प्रेशर में आएगा, और इससे कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आकृति देनी थी बट नहीं दिया है, सो लेट्स स्किप दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो उसमें बताया था छोटी आंत जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हो, उसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसको क्या बोलते थे? इनको विलाई बोलते थे। क्या बोलते थे? विलाई बोलते थे। और इनका काम क्या था? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं, जिस वजह से फूड का जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो पाए। ठीक है, तो वही पूछा है क्या कहलाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन ग्रंथियां कहलाती हैं, बी ऑप्शन अवरोधनी कहलाती हैं, सी ऑप्शन दिया है पक्षमाभ कहलाती हैं, या फिर अंकुर कहलाते हैं। तो इनको अंकुर बोलते हैं या इन्हीं को विलाई कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। चलिए, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है केशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती हैं, बी ऑप्शन लसिका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है, सी ऑप्शन दिया है प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं, एंड डी ऑप्शन उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा, फर्स्ट ऑप्शन दिया है केशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
ये करेक्ट है। लसिका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होती हैं। अभी हमने देखा कि प्लेटलेट्स में क्या होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है जो ब्लड के क्लॉट बनाने में हेल्प करती है। उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण नहीं होता है, बल्कि ये धमनियों के संकुचन के कारण होता है। किनके संकुचन के कारण होता है, तो धमनियों के संकुचन के कारण होता है, ना कि सिराओं के संकुचन के कारण। क्लियर? तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, आपसे गलत ही पूछा था, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? निकिल की, कोबाल्ट की, लौह या आयरन की, या फिर तांबा या फिर कॉपर की? क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? ह्यूमन ब्लड में कौन सा कंपोनेंट देखने को मिलता है? चलिए, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया ह्यूमन ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन कैसा है, ये आयरन पिगमेंट को कंटेन करने वाला है। ठीक है, लौह या फिर आयरन पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है, जिस वजह से इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। तांबा या फिर कॉपर की आप बात करते हो तो इसमें ध्यान रखेंगे हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट जो मैंने बताया, हीमोसाइनिन में प्रेजेंट होता है, और इस पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। एग्जाम्पल्स की बात कर लें, नोट भी कर लीजिए, ये एग्जाम्पल्स है ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस, या फिर आप सीधे सीधे मोलस्कस लिख लीजिए, मोलस्कस में ये देखने को मिलता है। मोलस्का के मेंबर हैं जितने, उन सब में हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इस पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से इनका कलर ब्लू कलर का होता है, ब्लड का कलर ब्लू कलर का होता है, और ये मैक्सिमम ऑक्टोपस हो गया, ठीक है, जितने भी मोलस्कस के मेंबर हैं वहां पर देखने को मिलता है। लौह कहां पर देखने को मिलता है? हीमोग्लोबिन में। ये एक आयरन पिगमेंट कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? लाल रक्त कणिकाओं में, रक्त प्लेटलेट्स में, श्वेत रक्त कणिकाओं में, या फिर रक्त प्लाज्मा में? आपको पता है ये किसमें होता है? आरबीसी में देखने को मिलता है। आरबीसी का कलर किसकी वजह से होता है, रेड कलर का? तो ये हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही होता है, ठीक है। मानव श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का आयरन युक्त वर्णक है जो लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है पेशियों की वृद्धि और उसके कामकाज में मदद करने के लिए। बी ऑप्शन फेफड़ों में रक्त का ऑक्सीजनीकरण हो पाए, ऑक्सीजनेशन हो पाए, एक बड़े शरीर वाले जीव को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए, या फिर शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। आपको बताना है ह्यूमंस के अलावा बहुत सारे और ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उन दोनों को अलग अलग रखा जाता है। अगर आप ह्यूमन हार्ट्स की बात करते हो, ह्यूमन की बात करते हो, ह्यूमन हार्ट में आपको पता है कैसा हार्ट होता है, 4 चेम्बर्ड का हार्ट होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चेम्बर्ड में 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, जिसको आप आलिंद और निलय बोलते हो, है ना। तो 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल देखने को मिलते हैं। 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, इनमें जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड का फ्लो होता है, वो कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या है मैम? डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड क्या है, हृदय से 2 बार पंप होता है, हृदय से 2 बार पंप होता है। कैसे? एक बार क्या होगा, जैसे कि एक नॉर्मल आप समझिए, ये क्या है, ये मान लीजिए हार्ट है और 4 कंपोनेंट हैं, तो यहाँ से ब्लड आएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ से फिर यहाँ जाएगा। तो ये क्या है, 2 बार पंप हुआ ना, एक यहाँ आया और एक यहाँ गया, ये क्या हो जाएगा, डबल सर्कुलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन कहाँ पर देखने को मिलेगा? 4 चेम्बर्ड हार्ट में देखने को मिलता है, जो ह्यूमंस के अलावा और कहाँ पर, मैक्सिमम मैमल्स हैं, जितने मैमल्स आपको पता है, मैमेलिया के जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, रेप्टाइल्स आप पढ़ते हो, सरीसृप पढ़ते हो,
ठीक है। एम्फीबियंस पढ़ते हो, एम्फीबियंस में जैसे कि आप पढ़ते हो मेढक पढ़ते हो, है ना, फ्रॉग पढ़ते हो, तो फ्रॉग में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स में बात कर लें तो मैक्सिमम रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है एक्सेप्ट वन। मगरमच्छ में, क्रोकोडाइल जिसको आप बोलते हो, क्रोकोडाइल में ह्यूमंस की तरह ही 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। ये एक्सेप्शन है बेटा, पूछा जाता है इसलिए बताया मैंने, ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। ह्यूमन हार्ट में ध्यान रखेंगे 4 चेम्बर्ड होते हैं, जिस वजह से इसमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ब्लड का फ्लो 2 बार में होता है। और ये बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन रहित और ऑक्सीजन युक्त ब्लड को क्यों पृथक रखा जाता है, ताकि इनके शरीर का तापमान स्थिर बना रहे, इसके लिए ये प्रोसेस होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में आपको पता है कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलता है, इनको क्या बोलते हैं, होमियोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं, या फिर इन्हीं को वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है, वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले प्राणी, ठीक है। ह्यूमंस की बात कर लें, कैसे ह्यूमंस हो गए, आल्सो बर्ड्स जो होती हैं, पक्षी जो होते हैं, वो भी क्या होमियोथर्मी में आते हैं। तो होमियोथर्मिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें गर्म रुधिर देखने को मिलता है। आपने सुना भी होगा, कई लोग कहते हैं कि अरे उसका जो ब्लड है वो उबाल मार रहा है ना, बड़ा उसका खून बड़ा गर्म है, तो वास्तव में आपको खून गर्म होता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है मतलब कि नियंत्रित होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। कितना होता है, तो ये आप सबको पता होगा, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, जो कि कांस्टेंट होता है, मतलब कि इससे बढ़ता घटता ये अब अलग कंडीशन है कि बुखार हो गया तो बढ़ेगा, ठीक है, बट एक जो नॉर्मल टेम्परेचर है आपकी बॉडी का, वो आप ठंडी में चले जाओ, गर्मी में चले जाओ, कहीं पर भी फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से होता है कि ज्यादा ठंडी हो गया, बाहर का इन्वायरमेंट ठंडा हो गया, तो आपकी बॉडी को ठंडी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्टेबल नहीं है, वो कांस्टेंट है, 37 डिग्री टेम्परेचर है। तो यदि बाहर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, 9 जा रहा है, 10 जा रहा है, 12 जा रहा है, तो बाहर के टेम्परेचर से आपकी बॉडी का क्या जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो कह सकते हैं कि मिलाव हो रहा है, उस टाइम पे जो टेम्परेचर में डिस्टेंस है, या टेम्परेचर में जो कह सकते हैं कि अंतर है, उसकी वजह से आपको ठंडी लगती है। ऐसे ही अब गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, तो गर्मियों में भी वही कंडीशन है कि जब बाहर का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होगा, 37 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर पता चल रहा है 40 डिग्री पहुंच गया, 45 पहुंच गया, तो आपकी बॉडी उस चीज को फिर क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, और पता चल रहा है कि आपको गर्मी लग रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो ह्यूमंस होते हैं या फिर जो मैमल्स होते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित होता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना वातावरण के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। जैसे कि आप बात कर लो एम्फीबियंस की बात कर लो, ठीक है, मेढक हो गया, बाकी और एनिमल्स हो गए, रेप्टाइल्स की बात कर लो, सांप हो गया, बिच्छू हो गया, सॉरी सांप हो गया, उसके अलावा बाकी और जो एनिमल्स आते हैं रेप्टाइल्स में, जैसे कि आपने छिपकली को देखा होगा, जब बहुत ज्यादा ठंडी होगी तो छिपकली आपको नहीं दिखाई देगी, है ना, आपके घरों में छिपकली देखने को मिलती है, तो जब बहुत ज्यादा ठंडी होगी या बहुत ज्यादा गर्मी होगी तब वो नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है, ये कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, पाइकोथर्मस कहलाते हैं। तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित नहीं रहता है, ये जैसे एनवायरमेंट चेंज हुआ वैसे ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। इसी वजह से ये हाइबरनेशन की प्रक्रिया को शो करते हैं। हाइबरनेशन जिसको कहते हैं कि नींद में चले गए, है ना, तो बहुत सारे, जैसे आप मेढक की बात करोगे, जब बहुत ज्यादा ठंडी होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो ये सॉइल के अंदर चला जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा, जहां पर टेम्परेचर क्या हो, मेंटेन हो। अदरवाइज ये अगर बाहर रहता है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, उस वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए ये हाइबरनेशन को शो करते हैं। तो चाहे सांप की बात कर लो, सांप की बात कर लो, या फिर छिपकली की बात कर लो, मेढक की बात कर लो, ये जब ज्यादा ठंडी होगी, ज्यादा गर्मी होगी, तो हाइबरनेशन को शो करते हैं। ये कह सकते हैं कि एक नींद में चले जाते हैं, जमीन के अंदर ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहां पर इनको वो वातावरण मिल सके, वो एनवायरमेंट मिल सके जो इनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको अलग अलग रखा जाता है। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। ये सारे पॉइंट जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताती हूँ उनको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो कुछ कई बार क्या होता है ना, आपसे मैं जो बोलती हूँ ऐसा नहीं कि ये अलग से आता है, ये जो बोलने वाली चीजें होती हैं यही से कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शंस लेते हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लिया करिए आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप या रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है। बी ऑप्शन, निलयी संकुचन के दौरान दाब को प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, और निलयी शिथिलन के दौरान दाब को अनुशिथिलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन दिया है, सामान्य प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर लगभग 120 mmHg होता है, और अनुशिथिलन दाब जिसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं 80 mmHg होता है। इस दाब को स्फेग्मोमैग्नोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है, कौन सा एक स्टेटमेंट है जो यहाँ पर गलत है। चलिए बताएंगे क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सिराएं जिनको आप वेन्स बोलते हो, तो वेन्स में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो एज कंपेयर टू आर्टरी कम होता है। क्यों? क्योंकि वेन्स का काम क्या है, वेन्स बॉडी ऑर्गन्स से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और उसको हार्ट तक लाने का काम करती हैं। उसके अपोजिट जो आर्टरीज होती हैं, धमनियां होती हैं, वो ब्लड को कलेक्ट करती हैं, कहां से, हार्ट से, और ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो एक चीज और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, धमनियों में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर कहाँ पर होता है, धमनियों में होता है, और ऑक्सीजन रहित ब्लड कहाँ पर होता है, वो सिराओं में होता है। तो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसको पंप करने में ज्यादा प्रेशर होगा, या कह सकते हैं धमनियों में ज्यादा प्रेशर होता है एज कंपेयर टू सिराओं में। ठीक है, तो यही इनकरेक्ट है। बाकी क्वेश्चंस भी बाकी ऑप्शंस भी देख लेंगे हम लोग। निलयी संकुचन के दौरान दाब को प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, करेक्ट है। सिस्टोलिक दाब लगभग 120 और डायस्टोलिक 80 होता है, ये आपने पढ़ा है। नॉर्मल क्या होता है, 120/80 mmHg होता है, वो करेक्ट है। और इस ब्लड प्रेशर को आप किस इकाई में मापते हो, कौन सा मीटर है, तो इसमें ये है स्फिग्मोमैग्नोमीटर। इसकी मदद से ब्लड प्रेशर को मापने का काम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, यही यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे इनकरेक्ट ही पूछा था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त स्कंदन की मदद से होता है, रक्त स्कंदन जिसको आप ब्लड क्लॉट बोलते हो, रक्त का थक्का जमना कहते हैं, किसकी मदद से होता है? रक्त प्लाज्मा की मदद से, लाल रक्त कणिकाओं की मदद से, प्लेटलेट्स कणिकाओं की मदद से, या फिर श्वेत रक्त कणिकाओं की मदद से। रक्त स्कंदन जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लड का क्लॉट जमना, ब्लड का थक्का जमना। तो आपको पता है ये प्लेटलेट्स की मदद से होता है। प्लेटलेट्स में फाइब्रिनोजन प्रोटीन देखने को मिलती है जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन जिसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब क्रमशः कितना होता है? ये होता है 120 mmHg/80 mmHg। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन हीमोग्लोबिन मीटर का, यूरिनोमीटर का, स्फिग्मोमैग्नोमीटर का, या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। तो आपको पता है ये है स्फिग्मोमैग्नोमीटर। इसका उपयोग किस में किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मापने में। हृदय की धड़कन का पता लगाने में इनमें से कौन सा यंत्र सहायक होता है? हार्ट बीट को नापने में स्टेथोस्कोप, स्पाइरोमीटर, थर्मामीटर, या फिर स्फिग्मोमैग्नोमीटर। चलो बताएंगे। हार्ट रेट को पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, बताएंगे।
चलिए, तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, आपको पता है स्फिग्मोमैग्नोमीटर का काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को मापना, है ना। ये काम क्या है, ये है ब्लड प्रेशर नापने के लिए किसका काम किया जाता है, स्फिग्मोमैग्नोमीटर का। थर्मामीटर का प्रयोग कब किया जाता है, टेम्परेचर नापने के लिए, है ना, कितना बुखार है। स्पाइरोमीटर का प्रयोग कब किया जाता है, तो स्पाइरोमीटर के लिए भी लिख लीजिएगा। मानव फेफड़ों की दर को मापने के लिए, ये क्या है, लंग्स रेट के लिए, ठीक है, लंग्स रेट को मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर लिख लीजिए टेम्परेचर के लिए। और स्टेथोस्कोप आपने देखा है ना, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए डॉक्टर ऐसे अपने कान में लगाते हैं और ये डाले रहते हैं, उसको आला बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, तो वही है स्टेथोस्कोप। उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है हृदय की हार्ट बीट को, हृदय की जो धड़कन है उसको सुनने के लिए, ठीक है। तो हृदय की धड़कन को सुनने का यंत्र कौन सा है, वो है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर्स आपके ऐसे लगाएंगे कान में और ऐसे टच करते हैं, उसके बाद सुनते हैं, ठीक है। तो जनरली जो डॉक्टर्स अपने गले में डाले रहते हैं वो स्टेथोस्कोप ही होता है, जिसको आला बोलते हैं, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दर्शाता है, महाधमनी का चित्र है, कोशिका का है, धमनी का है, या फिर सिरा का है। चलो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा, किसको ये प्रदर्शित करता है, तो ये काम है, ये है सिरा का, जिसको वेन्स कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। और वेन्स का काम क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट तक लाने का काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है, फर्स्ट ऑप्शन बिलीरुबिन में, मेलानिन में, हीमोग्लोबिन में, या फिर हीमोसाइनिन में। देखिए हीमोसाइनिन भी यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है कि किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है, मतलब कि इस वर्णक में ऐसे कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे जो ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करेंगे, तो ये है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, डोनर किसको कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है, दैट इज ब्लड ग्रुप ओ, है ना, ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, और ब्लड ग्रुप ए बी को कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सर्वग्राही कहा जाता है ए बी को, और सर्वदाता कहा जाता है ओ ब्लड ग्रुप वाले ओ ब्लड ग्रुप को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, प्लेटलेट्स हैं, या फिर लसिका है। चलो बताएंगे फटाफट से क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। इनमें से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज लसिका, इसको क्या बोलते हैं, लसिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था, कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद कर रही हैं, एक नॉर्मल सी कंडीशन दी है, रवि है तो वो क्या कर रहा है, खेलने गया है मैदान में और उसको किसी वजह से चोट लग गई, ठीक है, गिर गया, चोट लग गई, तो देख रहा है कि उसकी बॉडी से ब्लड बह रहा है। कुछ टाइम बाद उसने देखा कि ब्लड बहना अपने आप से बंद हो गया और जहां पर चोट लगी थी वहां पर गहरे लाल रंग का एक थक्का बन गया। वो थक्का किसकी वजह से बना है, लाल रक्त कणिकाओं की वजह से, इओसिनोफिल्स की वजह से, लिम्फोसाइट्स की वजह से, या फिर प्लेटलेट्स की वजह से। ऑब्वियस सी बात है, ये कौन से कंपोनेंट हैं जो ब्लड के क्लॉट बनाने में हेल्प करती हैं, तो ये हैं ब्लड प्लेटलेट्स, है ना, कौन सी कंपोनेंट है, दैट इज द ब्लड प्लेटलेट्स। और ये रक्त का थक्का बना क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होती हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स, और फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स एक जैसे मकड़ी का जाल होता है वैसी संरचना बनाती हैं, और उसमें आके जो भी ब्लड कैप्सल्स हैं, व्हाइट ब्लड कैप्सल्स, रेड ब्लड कैप्सल्स, वो आके उसमें फंस जाती हैं और एक जाल जैसी संरचना बनती है, थक्का बन जाता है उसकी वजह से। क्लियर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स और लाल रक्त कणिकाएं दोनों, या फिर ओनली प्लेटलेट्स? क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर? कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती हैं? तो इसमें ध्यान रखेंगे ये हैं प्लेटलेट्स। क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंदन या नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती हैं? आपने देखा होगा डॉक्टर्स कई बार ऐसे क्या करेंगे, ये यहाँ पर ये जो आपकी हथेली होती है ऐसे टच, आप भी टच करके आप महसूस कर सकते हो। तो यहाँ पर टच करोगे तो उसके बाद आपको फील होगा कि यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट हैं उनमें ब्लड कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। वो कैसे महसूस किया जाता है? हृदय में प्रवाहित रक्त के कारण, फेफड़ों में प्रवाहित रक्त के कारण, सिराओं में प्रवाहित रक्त के कारण, या फिर धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। चलो बताएंगे किस वजह से महसूस होता है। ध्यान रखेंगे ये धमनियों में मौजूद रक्त की वजह से होता है, जिनको क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी वजह से ये चीजें महसूस होती हैं। आप ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। चलो आप खुद भी डॉक्टर हो सकते हो, अपनी शरीर की चीजें तो पता ही होंगी, है ना, तो ये तो पता कर सकते हैं, नॉर्मल चीजें हैं, इतना बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा। चलिए, निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? देखिए अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था वहां पर जब बताया था कि 4 चेम्बर्ड हार्ट किसमें प्रेजेंट होता है, और 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा दैट मीन्स उनमें डबल सर्कुलेशन होगा। वही क्वेश्चन पूछा है, रक्त का 2 बार हृदय से होकर गुजरना क्या कहलाएगा? डबल सर्कुलेशन कहलाएगा। और ये कहां कहां पर होता है? फर्स्ट ऑप्शन मत्स्य में, पक्षी में और सरीसृप वर्ग में, बी ऑप्शन स्तनधारी पक्षी और मत्स्य वर्ग में, सी ऑप्शन स्तनधारी मत्स्य और सरीसृप वर्ग में, या फिर स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग में। चलिए यहाँ पर कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं फिशेस की, जिनको आप फिशेस कहते हैं, ठीक है, फिशेस मछलियां कहते हैं। तो इनमें ध्यान रखेंगे इनमें होता है 2 चेम्बर्ड हार्ट, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। अब 2 चेम्बर्ड हार्ट है तो भैया दो ही चेम्बर हैं, तो क्या होगा, एक साइड से ब्लड आएगा और दूसरे साइड से चला जाएगा। तो इसमें जो फ्लो होता है ब्लड का 1 वे होता है, 1 वे ब्लड सर्कुलेशन होता है इनमें, ठीक है, 1 वे ब्लड सर्कुलेशन, 1 वे ब्लड सर्कुलेशन किसमें होता है? फिशेस में। उसके बाद आते हैं, उसके बाद फिशेस की बात हो गई, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं ये मिटाने वाली हूँ, ठीक है, इसको आप नोट करते जाइएगा। उसके बाद मैं इरेज करूंगी क्योंकि बाकी चीजें भी लिखनी है। तो देखिए फिशेस में हो गई अच्छा एक एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। फिशेस में पहले आप क्या करो, फिशेस में हार्ट कैसा होता है? 2 चेम्बर्ड होता है, ये नोट कर लो। उसके बाद बाकी चीजें मैं नोट करवा देती हूँ आपको। 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। उसके बाद आते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हो, एम्फीबियंस जिनको आप क्या बोलते हो, एम्फीबियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसमें मेढक आता है, और रेप्टाइल्स को सरीसृप बोलते हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल्स में आपके जो भी सरीसृप वर्ग के जैसे सांप हो गया, बाकी जो एनिमल्स आते हैं वो हो गए, तो इनमें जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्ड होता है, 3 चेम्बर्ड होता है। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, रेप्टाइल्स में, बाकी सारे रेप्टाइल्स में तो हार्ट कैसा होता है, 3 चेम्बर्ड होता है, लेकिन इसमें क्रोकोडाइल एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो आगे लिख लीजिए। उसके बाद अब चलिए, रेप्टाइल्स तो हो गया, रेप्टाइल्स में एक आगे हम लिख लेंगे अभी यहाँ पर, अब आगे लिख लेते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स में, ठीक है। बर्ड्स एंड मैमल्स में कैसा हार्ट होता है? तो इनमें ध्यान रखेंगे, इनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, 4 चेम्बर्ड
हार्ट देखने को मिलता है कहाँ पर, बर्ड्स और मैमल्स में। चिड़िया जो होती हैं, जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं और जो स्तनधारी होते हैं, उनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। आल्सो यहाँ पर आप और लिख लीजिए, क्रोकोडाइल में भी, क्रोकोडाइल जो कि किसका मेंबर है, ये रेप्टाइल्स का मेंबर है, ठीक है, सरीसृप में आता है, रेप्टाइल्स का मेंबर है, इसमें भी 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। 4 चेम्बर्ड हार्ट आल्सो कहां पर होता है, क्रोकोडाइल में। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कैसा होगा। देखिए, फिशेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट है, 2 चेम्बर है, मतलब कि एक साइड से ब्लड आएगा और दूसरे साइड से निकल जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। एक साइड से आया और दूसरे साइड से निकल गया, तो फिशेस में 1 वे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम देखने को मिलता है। क्लियर। कहां पर हो जाएगा, इनमें क्या हो जाएगा, 2 चेम्बर्ड हार्ट में कैसा ब्लड सर्कुलेशन होगा, 1 वे ब्लड सर्कुलेशन। वन वे ब्लड सर्कुलेशन किसमें हो जाएगा, फिशेस में। उसके बाद आते हैं 3 चेम्बर्ड वाले हार्ट। तो 3 चेम्बर्ड में क्या होता है, अब यहाँ पर 3 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट हैं, तो ब्लड फ्लो तो करेगा डबल सर्कुलेशन में, लेकिन वो इनकम्प्लीट टाइप का डबल सर्कुलेशन होगा, ठीक है। तो इनमें कैसा होता है, इसमें कह सकते हो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। थोड़ा सा नोट इसको आप समझिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख पा रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल्स में कैसा ब्लड सर्कुलेशन होगा, वो इनकम्प्लीट टाइप का डबल सर्कुलेशन होगा। उसके बाद आते हैं 4 चेम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल्स, तो इनमें होता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इनमें कैसा होता है, 4 चेम्बर होते हैं इनके हार्ट में, 2 निलय होंगे, 2 आलिंद होंगे, जिनको आप ऑरिकल और वेंट्रिकल बोलते हो। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, जिसको आप आलिंद और निलय बोलते हो। तो दाएं आलिंद, दाएं निलय, उसके बाद बाएं आलिंद, बाएं निलय, इन 4 कंपोनेंट में डिवाइड होता है, 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है जो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये किसका किसका होता है, बर्ड्स का होता है, मैमल्स का होता है। आल्सो क्रोकोडाइल किस में आता है, रेप्टाइल्स में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। स्तनधारी मैमल्स हो गए, पक्षी क्या हो गए, बर्ड्स हो गए, और सरीसृप वर्ग में क्रोकोडाइल आता है, तो इसमें भी 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर इतना बताने का क्या उद्देश्य है, वो यही है कि बेटा अगर आपको नहीं पता है कि रेप्टाइल्स में, आपने पढ़ा है कि रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो आप इसमें कहाँ लगा पाओगे, ठीक है। सरीसृप जिसको आप रेप्टाइल्स कहते हो, उसमें भी ऐसे एनिमल्स जिसको क्रोकोडाइल कहा जाता है, उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे कि मैमल्स में होता है, जैसे कि बर्ड्स में होता है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग इनमें भी क्या होता है, ऐसे ही हार्ट प्रेजेंट होता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, और कहते हैं कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, है ना, अपवाद हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। अपवाद से आपसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, शिफ्ट 3rd में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये आपके क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग में क्या होता है, तो इनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, और जिनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है उनमें क्या होता है, उनमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। ब्लड का जो फ्लो है वो हृदय से 2 बार होकर निकलेगा, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त बी वाली एक महिला से हुआ, जिनका एक बच्चा है, जिसका रक्त समूह ए बी है। आनुवंशिकी के संदर्भ में इसका अर्थ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन, रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों अप्रभावी हैं। बी ऑप्शन है, रक्त समूह ए का जीन प्रभावी है और रक्त समूह बी का जीन अप्रभावी है। सी ऑप्शन है, रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी हैं। या फिर रक्त समूह बी का जीन प्रभावी है और रक्त समूह ए का जीन अप्रभावी है।
प्रभावी और अप्रभावी का मतलब होता है डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स। ये थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। आप एक चीज ध्यान देंगे, जेनेटिक्स में आप एक चीज पढ़ते हो कि जीन्स क्या है। जीन्स मेन कंपोनेंट होते हैं, मेन यूनिट होती हैं किसकी, जेनेटिक्स की, आनुवंशिकी की इकाई कहलाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर दो कंडीशन दी है, एक क्या है, मदर के लिए दिया है, मदर एंड फादर के लिए दिया है, ठीक है। मदर के लिए दिया है कि ये किस ब्लड ग्रुप की हैं, बी ब्लड ग्रुप की हैं, और फादर क्या हैं, ए ब्लड ग्रुप के हैं। इनमें जब क्रॉस कराया जाएगा तो इनका जो बच्चा होगा वो क्या, देखिए बी से क्या आ रहे हैं, बी से यहाँ पर बी आ गया और यहाँ पर ए आ गया, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए ए एंड बी, ठीक है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला यदि बच्चा होता है, ये इनका मान लीजिए ये इनका सन है, ठीक है, बच्चा है, तो इसमें क्या होगा, मदर से जो जीन्स आ रहे हैं और फादर से जो जीन्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ये दोनों क्या हैं, दोनों डोमिनेंट हैं। मदर का जो बी है वो भी डोमिनेंट है और फादर का जो ए है वो भी डोमिनेंट है। इसीलिए तो दोनों के दोनों कैरेक्टर्स किस पे आए हैं, इस बच्चे पर आए हैं। यदि मदर का बी कह सकते हैं रिसेसिव होता तो वो क्या होता, फादर के जीन्स पर जाता और बच्चा ए ब्लड ग्रुप का होता। यदि ए बी ब्लड ग्रुप का है, दैट मीन्स कि ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, दोनों के दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स वाले होंगे, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी लक्षण को दर्शाता है, दोनों के दोनों प्रभावी हैं, इसलिए इनका जो बच्चा है वो कैसा है, वो ए बी ब्लड ग्रुप का होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है, सिरा करती हैं, प्लाज्मा करते हैं, लसिका करती हैं या फिर प्लेटलेट्स करते हैं। इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है, चलो बताएंगे क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी, लसिका का काम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित चित्र विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं को दर्शाता है, सही नामांकन वाले विकल्प को पहचान कीजिए। चलिए यहाँ पर आपको फिगर दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर फिगर दिए हैं, इनमें आपसे पूछा है कि कौन से कंपोनेंट हैं जो करेक्ट होंगे, किसके लिए कौन सा सही होगा। तो देखिए इसमें जो फिगर दिए हैं ये न्यूट्रोफिल्स का फिगर है, पहला जो दिया है, ठीक है। ये किसका फिगर है, न्यूट्रोफिल्स का है। उसके बाद ये इओसिनो, ये मैं किस वजह से बता रही हूँ, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है उसके आधार पर बता रहे हैं। इनमें कॉन्केव न्यूक्लियस है तो ये क्या होगा, इओसिनोफिल्स होगा। ये बेसोफिल्स का न्यूक्लियस है। उसके बाद ये लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है, सर्कुलर है। और नेक्स्ट ये मोनोसाइट का न्यूक्लियस है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज न्यूक्लियस, उसके आधार पर हम कह सकते हैं ये क्या है, न्यूट्रोफिल्स हैं। उसके बाद ये इओसिनोफिल्स है, ये बेसोफिल्स हैं। इसके बाद ये कौन सी है, ये लिम्फोसाइट है, ठीक है, ये लिम्फोसाइट है और ये मोनोसाइट है। तो इसमें राइट मैच कर लीजिए, क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ऑप्शन सी के साथ जा रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट मैच हो रहा है। जो फिगर दिए हैं इनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके आधार पर आप इनका पता लगा सकते हो। तो पहला फिगर न्यूट्रोफिल्स का है, दूसरा इओसिनोफिल्स का है, तीसरा बेसोफिल्स का है, चौथा लिम्फोसाइट्स का है एंड लास्ट जो दिया है वो मोनोसाइट का फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है, श्वेत रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में, रक्त प्लाज्मा में या फिर प्लाज्मा और श्वेत रक्त दोनों कणिकाओं में। चलो बताएंगे। तो आपको पता है श्वसन वर्णक जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, तो दैट इज द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन, इसको Hb से रिप्रेजेंट किया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ह्यूमंस में बात कर लें, मैमल्स में बात कर लें, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होता है रेड ब्लड कैप्सल्स में, ठीक है।
आरबीसीज में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसी हीमोग्लोबिन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का कलर है वो रेड कलर का दिखाई देता है, लाल कलर की दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? फर्स्ट ऑप्शन, फुफ्फुसीय शिरा में रक्त का प्रवाह दाब के साथ होता है। बी ऑप्शन, फुफ्फुसीय शिरा में एक छोटी अवकोशिका जिसको ल्यूमेन बोलते हैं वो प्रेजेंट होती है। सी ऑप्शन, फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त से ले जाती है। एंड डी ऑप्शन, फुफ्फुसीय शिरा में कोई वाल्व नहीं होता है। क्या होगा राइट आंसर? चलिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। फुफ्फुसीय शिरा के लिए क्या होगा राइट आंसर? इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन कहलाती है फुफ्फुसीय शिरा। तो आपको मैंने बताया कि सारी की सारी वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है। केवल और केवल एक ऐसी वेन्स है जिसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, दैट इज द पल्मोनरी वेन्स। इसमें कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। इसमें जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव रक्त का तरल भाग जिसे कहा जाता है जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। मानव रक्त का तरल भाग किस कंपोनेंट से बना होता है और कौन सा है? आरबीसी है, प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसी है या फिर प्लेटलेट्स हैं। चलो, मानव रक्त का तरल भाग जिसे कहा जाता है किस सबस्टेंस का बना हुआ होता है? तो ये ध्यान रखेंगे, ह्यूमन ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है? वो किस चीज का बना होता है? तरल भाग होता है जो कि जल, लवण और प्रोटीन्स से बना हुआ होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ये ब्लड का कितना परसेंट होता है? ब्लड का लगभग 55% अकेले होता है। ठीक है, ब्लड का लगभग 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और बाकी जो पार्ट होता है उसमें तीनों कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? यकृत कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर मस्तिष्क कोशिकाएं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? मतलब कि ये अपने जो शेप है, साइज है, उसको चेंज कर सकती है। दैट इज द व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ये कौन सी हैं? तो दैट इज द व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन कितना होता है? ह्यूमन हार्ट का नॉर्मल वेट कितना होता है? 240 ग्राम होता है, 300 ग्राम, 255 ग्राम या फिर 390 ग्राम? चलो फटाफट से बताओ, हृदय का एक औसतन वजन कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे, मानव में अगर बात करें औसतन, फीमेल्स और मेल्स में दोनों में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यदि आप ह्यूमन में बात कर रहे हो, मेल में, तो मेल में होता है 300 से लेके 350 ग्राम तक होता है। ठीक है, 300 से लेके 350 ग्राम तक होता है। और यहीं पर अगर फीमेल्स में बात कर रहे हो तो ये होता है 250 से लेके 300 के आसपास। ठीक है, 250 से 300 ग्राम तक होता है ह्यूमन फीमेल्स में। ठीक है, तो ये दोनों नोट कर लीजिएगा। ह्यूमंस में अगर मेल्स में बात करें तो 300 से लेके 350 ग्राम होता है, और यदि फीमेल्स में बात करते हैं तो फीमेल्स में 250 से लेके 300 तक होता है। तो इसमें आप लगा सकते हो, क्या हो जाएगा? 300 लगा सकते हो इसमें। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। औसतन वेट पूछा था 300, क्योंकि 300 से लेके 350 ग्राम मेल्स में होता है और फीमेल्स में 250 से 300 ग्राम क्या होता है? ये फीमेल्स में होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि मेल्स में हृदय बड़ा होता है ना? मेल्स में जो लड़के होते हैं उनका हृदय बड़ा होता है, इसीलिए वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, है ना? क्योंकि उनका दिल बड़ा होता है तो काफी लोग उसमें आ जाते हैं।
जो फीमेल्स होती हैं उनका हृदय कम होता है, उनका वेट कम होता है, तो वो वहां पर कुछ लोग ही आते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। 300 ग्राम किसका वेट होता है? ये नॉर्मल ह्यूमंस एडल्ट की बात करें तो एक जो औसतन वजन होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ह्यूमन हार्ट की बात करें तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये 72 टाइम्स है ना, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? ल्यूकोसाइट्स, कोन्ड्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स या फिर मोनोसाइट्स, कौन सा एक कंपोनेंट है जो ब्लड में नहीं पाया जाता है? चलिए बताएंगे क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोन्ड्रोसाइट्स। कोन्ड्रोसाइट्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, बाकी ल्यूको, लिम्फो और मोनोसाइट्स तीनों देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप बल है वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान धमनी के अंदर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर, नसों के अंदर, या फिर रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है? क्या है रक्तचाप? रक्तचाप बल क्या है? तो इसको ध्यान रखेंगे, रक्त नसिका की दीवार पर जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं? रक्तचाप बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? डीएनए के पृथक्करण के लिए, रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए, जीका विषाणु की पहचान के लिए, या फिर तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करने के लिए? इनको याद किया जाता है किसके लिए? क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्लड समूहों का खोज किया है। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर को क्या कहा जाता है? आधुनिक रक्त समूह का पिता कहा जाता है ना। इन्होंने रक्त समूह की खोज की है और जितने रक्त समूहों में इन्होंने क्या किया है? 4 पार्ट में बताया है, 4 कंपोनेंट बताए हैं, ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप बताए हैं इन्होंने। इसमें ए बी क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है, और वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर कहलाता है ना। तो इन्होंने 4 टाइप के ब्लड ग्रुप को बताया है। ब्लड ग्रुप्स की खोज के लिए किसको जाना जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर को जाना जाता है। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स को बताया है, ए बी और ओ। ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है, और ओ को क्या कहा जाता है? ओ को कहा जाता है सर्वदाता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। कौन सा एक ऐसा तरल मैट्रिक्स है? लार है, प्लाज्मा है, लसिका है, या फिर सेरिब्रोस्पाइनल द्रव है? चलो बताएंगे, रक्त में कौन सा ऐसा तरल मैट्रिक्स है जिसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स तीनों तैरते रहते हैं? तो दैट इज द ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, ये कौन सा तरल पदार्थ है? ये है प्लाज्मा। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर में आरबीसी का क्या काम होता है? आरबीसी जिनको रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहा जाता है, इनका क्या काम होता है? शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना, शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करना, नाइट्रोजनी अपशिष्ट को घुलित रूप में उत्सर्जित करना, या फिर शरीर की कोशिकाओं को पचा हुआ भोजन प्रदान करना। चलो आरबीसी का काम क्या होता है? तो आरबीसी में आपने पढ़ा है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये एक टाइप का क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है। तो इसको आप कह सकते हो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करने का काम किसका होता है? ये काम होता है आरबीसी का। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
तो इसमें अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, आरबीसी का काम सिर्फ यही नहीं है कि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रही है, आल्सो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लाती भी है। ठीक है, तो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लाती भी है। सर यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, शरीर से कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करना नहीं होता है। निष्कासित करना का मतलब है ये काम किसका है, ये काम तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक का है ना, ये जो आप सांस लेते हो उसके बाद वो ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। ब्लड का काम क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन्स में इकट्ठा हो रही है उसको ब्लड के माध्यम से वापस से वो कहाँ पर लाएगी, हार्ट में लाएगी, उसके बाद वो लंग्स में जाएगी और लंग्स के बाद वो फिर ट्रैकिया के माध्यम से बाहर निकाली जाएगी। ठीक है, तो आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके हार्ट तक वापस लाने का काम भी इसी का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, या फिर रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। चलो बताएंगे क्या होगा इनमें से गलत कथन, इनमें से गलत कथन क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है। अब रक्त में ऐसा नहीं है कि रक्त में सिर्फ आपको काउंट करना है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यदि ब्लड की बात हो रही है तो ब्लड में सारे के सारे कंपोनेंट आपको काउंट करने हैं, चाहे वो रेड ब्लड कॉर्पसल्स हो, चाहे वो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हो, चाहे वो ब्लड प्लेटलेट्स हो, ब्लड प्लाज्मा हो। तो अगर आप ब्लड की बात कर रहे हो दैट मींस कि कंप्लीटली सारे के सारे कंपोनेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ब्लड में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, वो प्रतिरक्षा देती है आपकी बॉडी को, इम्यूनिटी प्रदान करती है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रक्त शरीर को बीमारियों से बचाता है, बिल्कुल बचाता है, क्योंकि रक्त में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है और डब्ल्यूबीसी का काम ही यही है कि बाहर से आने वाले जितने भी कीटाणु हैं, जितने भी ऐसे कह सकते हैं ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका वो भक्षण करती हैं, है ना। बी ऑप्शन दिया है, रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाने का काम करते हैं, बिल्कुल करता है। क्यों, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा कि रक्त का काम डब्ल्यूबीसी का सॉरी रेड ब्लड कॉर्पसल्स का काम क्या है, ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा भी करती हैं। तीसरा दिया है, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, क्या ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ज्ञानेंद्रिय इनपुट मतलब कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, क्या ब्लड उसको कलेक्ट करता है, उसको बढ़ाने में काम करता है, तो ऐसा कह सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये काम किसका है, ये काम है ब्रेन का। ठीक है, मस्तिष्क का काम है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ही पूछा था। ठीक है, तो गलत कथन ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, बड़ी आंत, हृदय, रक्त या धमनियां। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। प्लेटलेट्स हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, लसिका है, या फिर हीमोग्लोबिन है। तो यदि पिगमेंट की बात कहीं पर आ रही है दैट मींस कि वो क्या होगा, हीमोग्लोबिन ही होगा। ठीक है, मनुष्यों में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध होता है, अगेन ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन बाइंड करके सारी की सारी सेल्स में पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर पूछा है, कितना होता है, 110 होता है, 130, 80 या फिर 120। यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, एक तो होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आपसे सिस्टोलिक पूछा है, एक तो होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। चलिए दूसरा होता है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक कितना होता है, ये 120 होता है और डायस्टोलिक कितना होता है, 80 होता है। ठीक है,
डायस्टोलिक कितना होता है, 80 होता है। आपसे सिस्टोलिक पूछा था, 120 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो 120 अभी आपने ऐसे लिखा था ना, 120 बटे ऐसे 80 mm Hg, ये एक नॉर्मल क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। 120 क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? वेन केवा, ब्रकीय धमनी, महाधमनी या फिर फुफ्फुसीय धमनी? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो इसको बोलते हैं महाधमनी, इसको एरोटा बोला जाता है। क्या कहते हैं, एरोटा कहा जाता है, सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स में आती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की पीएच रेंज कितनी होती है? तो इसमें ध्यान रखेंगे, ये 7.34 से 7.45 तक होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, अभी क्या है, अभी दूसरे कंपोनेंट में पूछा था, अब इसमें बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें आप लगा सकते हो 7 से 7.8 तक। ठीक है, 7 to 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? धमनी, केशिका, महाशिरा या फिर शिरा? सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी कहलाती है? तो इसको कहते हैं केशिका। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है? इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में हेल्प करता है? फर्स्ट ऑप्शन सीरम एमाइलेज, बी ऑप्शन एक एल्बुलिन, सी ऑप्शन फाइब्रिनोजन या फिर एल्बुमिन। तो आपने पढ़ा है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, मैंने आपको बताया ब्लड प्लेटलेट्स में देखने को मिलती है, और इसका काम ये होता है कि ये ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा हुआ होता है? फर्स्ट ऑप्शन समदाब से, बी ऑप्शन ट्रांसड्यूसर से, सी ऑप्शन दिया है मैनोमीटर से, या फिर मरकरी कॉलम से। किससे जुड़ा हुआ होगा? चलिए, तो ये एक स्फेग्नोमैग्नोमीटर हो सकता है, और उसमें मरकरी भरी होती है। ठीक है, पारा भरा हुआ होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता कहलाता है? सार्वभौमिक दाता कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। दैट इज द ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और ब्लड ग्रुप ए को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? ए बी सी कैसा, सी कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता। 4 ब्लड ग्रुप पढ़ते हो, ए बी और ओ को क्या बोलते हैं? ओ को बोलते हैं ये डोनर है, और ए बी क्या है? रिसिपिएंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहते हैं? अगेन क्या हो रहा है, डोनर की बात हो रही है, तो डोनर आ जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। नॉट पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, बी ऑप्शन मानव आरबीसीज का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है, एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर ब्लड होता है, एंड एक शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है। ब्लड की बात हो रही है। चलिए, तो बताएंगे कौन सा एक यहाँ पर इनकरेक्ट है, कौन सा यहाँ पर एक इनकरेक्ट पार्ट होगा। चलिए, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन दिया है लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसको बोलते हैं ब्लड। कैसा है? ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, करेक्ट है। आरबीसीज का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है, ये भी करेक्ट है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6 से 7 लीटर ब्लड होता है, और यदि आप एक जनरल बॉडी को काउंट करो, तो मान लीजिए 70 केजी का कोई व्यक्ति है, तो उसकी बॉडी में कितना ब्लड होगा? उसकी बॉडी में औसतन
5 से 6 लीटर क्या होगा, ब्लड होगा, जो कि उसके शरीर का 1/13वां भाग होता है। ठीक है, 1/13वां पार्ट होता है। यह शरीर के वजन का 1.7 टू 1.8 होता है, नहीं, ये 1/13वां भाग ले सकते हो। ठीक है, इस कंपोनेंट के आधार पर यदि कोई व्यक्ति 70 किलो का है तो उसके आधार पर कह सकते हो कि मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रुधिर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अगेन नॉट पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन, परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 to 8% होता है। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिनों की होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है और केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है। बिल्कुल गलत है, केवल रक्त ही नहीं है कि श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, और भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम्स और अन्य पदार्थ होते हैं। वो कंपोनेंट कौन सा है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स है, ब्लड प्लेटलेट्स हैं, या फिर ब्लड प्लाज्मा है? चलो, कौन सा भाग है जिसमें 92% भाग क्या होता है, जल होता है, और बाकी जो 8% होते हैं उसमें प्रोटीन्स होते हैं, खनिज होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और बाकी अन्य पदार्थ होते हैं। तो ये कंपोनेंट है ब्लड प्लाज्मा। क्लियर, ब्लड प्लाज्मा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव रक्त है उदासीन होता है, थोड़ा अम्लीय होता है, अम्ल या क्षार में परिवर्तनशील होता है, या फिर थोड़ा सा क्षारीय होता है? ब्लड का पीएच कितना होता है? चलो, ब्लड का पीएच कितना होता है बताएंगे, तो ध्यान रखेंगे ब्लड का पीएच 7.3 से 7.4 के बीच में होता है, जो कि थोड़ा सा क्षारीय होता है। 7.3 से 7.4 के बीच में होता है। आपको मैंने पीएच स्केल बताई थी, पीएच स्केल इसमें क्या होता है, 7 से इसमें देखें, ये 7 क्या होता है, 7 उदासीन होता है, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं, है ना, 7 न्यूट्रल होता है। 7 के बाद यहाँ पर 8 बात कर लीजिए, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, यहाँ तक ये क्या होता है, बेसिक होता है। इसको बोलते हैं, ये कैसा है, क्षारीय है। ठीक है, कैसा है, क्षारीय है। और 7 के पहले 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया एंड 1 हो गया, ये कैसा होता है, दैट इज द एसिडिक नेचर। एसिडिक, या इसी को क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल मतलब कि ये 7 क्या होता है, उदासीन कहलाता है। उदासीन होता है 7 पे। तो देखिए यहाँ पर ब्लड का पीएच कितना है, 7.3 से 7.4 के बीच में है। दैट मीन्स कि यहाँ पर होगा कहीं, है ना, यहाँ पर होगा कहीं 7.3 से 7.4 के बीच में। ये स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, हल्का सा क्षारीय होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। कभी ब्लड को ऐसे क्या करते हैं, कहीं चोट लग गई, हाथ पे चोट लग गई, तो आप ऐसे तुरंत क्या कर लेते हो, ऐसे आप डाल लेते हो मुंह में। तो आपने टेस्ट किया होगा, अब टेस्ट मत करने लग जाइएगा, टेस्ट किया होगा तो वो कैसा होता है, उसका टेस्ट हल्का सा क्षारीय होता है ना, हल्का सा एल्कलाइन होता है। अब टेस्ट करिएगा तो पता करिएगा। ठीक है, अब कहीं चोट लगे, अब ऐसा मत करिएगा, आज जाके पिन चुभोएंगे और टेस्ट करेंगे, है ना, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करने में तो बहुत आगे हैं आप लोग। चलिए, तो थोड़ा सा क्षारीय होता है। सामान्य मानव रक्त कैसा होता है, ध्यान रखेंगे, ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है, हल्का सा क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पीएच वैल्यू है वो 7.3 से 7.4 के बीच में होती है, जो कि कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है। ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg का होता है। ये एक कह सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन
ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? सफेद रक्त कणिकाएं हैं, रक्त प्लेटलेट्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं या फिर प्लाज्मा है, तो दैट इज द प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो रक्त में क्या पाया जाता है जो कि शरीर में शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है? तो दैट इज द आरबीसी, है ना, आरबीसी। और इनमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्लियर? तो लाल रक्त कणिकाएं हो जाएंगी। लाल रक्त कणिकाएं, इनका निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थिमज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। और इनकी औसतन आयु कितनी होती है? इनकी औसतन आयु होती है 120 दिन, 120 डेज लगभग इनकी लाइफ होती है। ठीक है, इनका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। चलिए, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? अगेन इसमें आरबीसी हो जाएंगे, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, हृदय बदल देता है, मांसपेशी बदल देती है, उपकला बदल देती है या फिर हड्डियां बदल देती हैं? क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? कौन सा ऐसा ऊतक है जो रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? तो आपको पता है ये हो सकती है मांसपेशियां, जो मसल्स हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? पल्स रेट क्यों की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, दिल कैसे आपका फंक्शन कर रहा है, हार्ट की कौन सी फंक्शनिंग चल रही है, प्रॉपर चल रहा है कि नहीं उसके लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए या फिर फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। चलो बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि आपका हार्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, है ना, दिल की फंक्शनिंग को जानने के लिए, दिल धड़क रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है बंद हो गया। कुछ लोग कहेंगे हमारी धड़कन तुम हो, भैया धड़कन तुम्हारे दिल के अंदर ही हो सकती है ना, तो वो अलग चीज है, वो अलग मैटर है। ये जो लोग फिल्मों में बोलते हैं, फिल्मी डायलॉग होते हैं, इसका साइंस से कोई लेना देना वास्तव में नहीं होता है। आप देख रहे हो पल्स रेट को क्यों मापा जाता है? पल्स रेट आप यहाँ पर कुछ लोग ऐसे देखते थे, ऐसे ही मापते हैं। उसका काम क्या होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो हो रहा है, यदि प्रॉपर फ्लो हो रहा है दैट मीन्स कि आपका हार्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है ना। यदि नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स कि आपके जो दिल की धड़कनें हैं वो रुकने वाली हैं। ये दिल की जो धड़कनें हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फंक्शनिंग की वजह से कम हो रही हैं या प्रॉपर नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए पल्स रेट का जांच किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन कितने प्रति मिनट होती है? 50 से 100, 100 से 120, 60 से 100 या फिर 90 से 100, किसके बीच में होती है? तो सामान्य जो पल्स रेट होती है वो 60 टू 100 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 100 से लेके 100 के बीच में होती है। मानव हृदय की सामान्य धड़कन लगभग कितनी होती है? तो यदि एक वयस्क व्यक्ति की बात करते हो, आपको पता है 1 मिनट में उसका हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है, हमारी हर धड़कन में तुम्हारा नाम है, तो एक धड़कन हो रही है, मतलब कि 1 मिनट में 72 बार यदि आप किसी का नाम ले सकते हो तब ऐसा बोला करो। ठीक है, तो 72 बार एक वयस्क व्यक्ति का जो हृदय है वो धड़कता है। औसतन अगर आपसे पूछा जाता है तो ये 60 टू 100 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? गुर्दा में, फेफड़े में, हृदय में या फिर पेट में? एंजियोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रक्रिया है। इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है,
मेडिकल भाषा में इन रक्त वाहिकाओं को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा या फिर स्ट्रोक जैसी समस्याओं के लिए एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। जब किसी को कह सकते हैं हार्ट अटैक आ रहा है या फिर मिनी हार्ट अटैक, आपने सुना होगा ना कि उनको हार्ट अटैक आया, थोड़ा सा हुआ, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए डॉक्टर यदि प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा है, आर्टरीज प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं करती हैं, तो उसके लिए डॉक्टर्स बाहर से ऐसे ब्लड वेसल्स भेजते हैं, बाहर से ऐसी कह सकते हैं कि कृत्रिम टाइप की नलियां लगाते हैं जो कि ब्लड के फ्लो को कंटिन्यूअस बनाए रखें। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? निकेल होता है, लोहा, कॉपर या जिंक होता है? आपको मैंने बताया ये क्या होता है, Fe होता है, लोहा होता है, आयरन होता है। कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट कौन सा है? कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट एक और होता है, इसको बोलते हैं हीमोसाइनिन, जो कहां पर देखने को मिलता है? ऑक्टोपस में देखने को मिलता है। इसी वजह से जो ऑक्टोपस का कलर है, ऑक्टोपस के ब्लड का कलर है वो ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है हड्डी, रक्त, पसीना या फिर पित्त द्रव। हीमोग्लोबिन कहां पर पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है, ब्लड में। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोबिन होती है, ग्लोब्यूलिन होती है या फिर हीम होती है? चलो बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सी होती है? तो हीमोग्लोबिन में हीम नाम की प्रोटीन देखने को मिलती है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में, क्लॉटिंग में मदद करते हैं। क्या छोड़ते हैं मानव रक्त प्लेटलेट्स? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज? चलो बताएंगे कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं? तो ध्यान रखेंगे दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। रक्त में सफेद रक्त कण प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, पोषक तत्वों को ले जाते हैं, शरीर में संक्रमण से बचाते हैं या खून जमने में मदद करते हैं। तो व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स का काम होता है शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। ठीक है, शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। खून जमने में मदद कौन करता है? तो ये काम करता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त के थक्का बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना होता है? 2 से 3 और 4 से 6 मिनट, 2 से 10 और 5 से 15 सेकंड, 2 से 7 और 3 से 10 मिनट या फिर 5 से 15 और 10 से 20 सेकंड? कितना टाइम होता है? अगर किसी को चोट लग गई तो कितना टाइम जमने में, खून बहने का समय और जमने का समय कितना हो सकता है? तो देखिए, यदि किसी मानव को कहीं पर भी चोट लग गई, हाथ में, पैर में, ठीक है, कहीं चोट लग गई, तो एक जो नॉर्मल ब्लड का फ्लो होता है वो होता है कि आपने देखा भी होगा, वो लगभग 2 से 7 मिनट तक उसका ब्लड फ्लो करेगा, है ना। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट उसका ब्लड फ्लो करेगा, लेकिन उसके बाद ब्लड का क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा। यदि उसमें प्रॉपर प्लेटलेट्स वर्क कर रही हैं तो 3 से 10 मिनट के अंदर ही उस जगह पर ब्लड क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक जाएगा, है ना, ब्लड का जो बहाव है वो रुक जाएगा। तो 2 से 7 और 3 से 10 मिनट का टाइम होता है लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं में, यकृत कोशिकाओं में, मांसपेशी कोशिका में या फिर श्वेत रक्त कोशिका में? किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देखने को मिलता है? इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है? तो दैट इज लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? पल्मोनरी सिरा, एल्वोलाई, पल्मोनरी धमनी या फिर महाधमनी? चलो ये मैंने अभी आपको बताया, इनमें से कौन सा एक ब्लड वेसल्स है जो अशुद्ध रक्त संचार करता है, मतलब कि इसमें कार्बन
डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा, दैट इज द पल्मोनरी धमनी। बाकी अगर सारी की सारी धमनियों की बात करते हो तो सब में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, केवल और केवल पल्मोनरी धमनी ऐसी आर्टरी है जिसमें क्या होता है, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन कम घनत्व लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, रीसस फैक्टर या फिर डिम्बावध प्रोटीन केट। इनमें से कौन से कंपोनेंट हैं जो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बताते हैं? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहां स्थिर होती है? दिमाग में, दिल में, गुर्दा में या फिर यकृत में? आंतरिक गति निर्धारक चलिए बताएंगे। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहां स्थिर होता है? हार्ट में स्थिर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कार्ल कोल्लर ने, मॉरिस हिलमैन ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने या फिर एडवर्ड जेनर ने? किसने बताया था? ब्लड ग्रुप की खोज आपको पता है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इन्होंने 4 टाइप के ब्लड ग्रुप बताए थे, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है और ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर खून होता है? 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर या फिर 6 लीटर? बताना है एक वयस्क व्यक्ति में लगभग कितना ब्लड हो सकता है। तो यदि आप औसतन लेंगे तो ये लगभग 5 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर के बीच में होता है औसतन। यहाँ पर आप 5 लगाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बनाता है? बताएंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इकोकार्डियोग्राम है, स्टेथोस्कोप है या फिर लिपिड प्रोफाइल है? क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? तो ये है इकोकार्डियोग्राम। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या होता है? ह्यूमन ब्लड में आपको बताना है पीएच कितना होता है। तो ये अभी मैंने बताया 7.3 से 7.4 के बीच में होता है। कैसा होता है? हल्का सा क्षारीय होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। 7.4 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, ए बी और ओ रक्त वाले व्यक्ति लोगों को रक्तदान कर सकता है। सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाएगा, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है या फिर ना तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और ना ही एक सार्वभौमिक दाता है, ठीक है। चलिए बताएंगे। तो आपको पता है ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो भी इंसान है वो कैसा होगा? वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। सार्वभौमिक कह सकते हैं सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है। किसी भी वर्ग के व्यक्ति से वो रुधिर ले सकता है, रक्त ले सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। मानव स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? 7.3 से 7.4 के बीच में होनी चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, टॉक्सिन से या फिर लिपिड्स से? चलो बताएंगे क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं, तो धमनियां जिनको आर्टरीज बोलते हैं, और आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो किस में होता है? आर्टरीज में होता है। इनका काम क्या है? तो ये हृदय से ब्लड को पूरे के पूरे ऑर्गन्स तक ले जाने का काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, एक क्या है? एक कोशिका है, एक पेशी है, एक द्रव है या फिर एक ऊतक है? तो यह एक टाइप का तरल पदार्थ है, एक मैट्रिक्स कहलाता है, द्रव कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में नहीं सही है? कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, आकृति दी है वृत्तीय और उभयतल होती है, लंबाई 5.7 माइक्रोमीटर एंड हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। इसमें आपसे पूछा है कौन सा एक काम नहीं है, तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, ठीक है, बाकी तो सही है सब। लंबाई इनकी ऐसी कोई लंबाई नहीं होती है, यही इनकरेक्ट हो जाएगा रेड ब्लड कॉप्सल्स के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करती है? निलय करती है जिसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, महाधमनी करती है, सुपीरियर वेना कावा करती है, या फिर इंफीरियर वेना कावा करती है? कौन सी नस है जो सारे के सारे शरीर से ब्लड को इकट्ठा करती है? तो ये सुपीरियर वेना कावा का काम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन, रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर ब्लड होता है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है और यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा भैया, 17 से 18% नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन डी ही यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। यह शरीर के वजन का लगभग 7 to 8% होता है। रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा, रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है और मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है। चलिए बताएंगे क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा, शरीर के लगभग 7 to 8% बॉडी वेट का होता है, सही है। रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उनमें बहता, भैया ऐसा कहाँ लिखा है? रक्त अगर झटके से बहेगा, है ना, ये ऐसे पता चल रहा है, कभी कभी बिल्कुल शांत हो गया और कभी एकदम उफान में आ गया, ऐसा नहीं होता है। इसका एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है, नॉट एग्जैक्टली कि ये झटके और तेजी से बहता है। रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और ये बंद मानव हृदय का आकार बंद मुट्ठी के जैसा होता है ना। देखिए यहाँ पर आकार कैसा है, बंद मुट्ठी, ऐसा मतलब आप ये बंद करते हो तो ऐसा होता है। तो ये जो बनाते हैं ये सब झूठ है ना, ऐसा कोई हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं होता है। चलो अब आप लोग साइंस पढ़ रहे हो, तो अब कोई आपको बताए कि हार्ट का काम ये है, मेरा दिल उसके पास है। भैया तुम्हारा दिल अगर उसके पास होगा तो तुम्हारा जो बॉडी का काम है ब्लड पंप करने का, वो कौन कर रहा है ना। जो लोग फिल्मी डायलॉग बोलते रहते हैं कि हमारा दिल उसके पास है, हमने तो उसको दिल दे दिया, ये बेवकूफ बनाते रहते हैं। ऐसा अगर दिल दे दिया तो फिर तुम्हारा काम कैसे चल रहा है ना। और जो ये बनाते रहते हैं ये, है ना, ऐसे बनाएंगे और पता चल रहा है ये बना रहे हैं और उसमें ऐसे लगा देंगे। ऐसा अगर होगा, तुम्हारे दिल में तीर लग रहा है तो दिल काम कैसे करेगा? अगर थोड़ा सा भी घाव लग गया दिल में तो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये सब बेवकूफ़ी है, कोई ये ऐसा कुछ नहीं होता है। साइंस आप लोग पढ़ रहे हो तब आप लोग को पता चल रहा होगा कितनी बड़ी बेवकूफ़ी बताते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, वह विकल्प बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है। यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है। चलिए इसमें अगेन फिर इनकरेक्ट पूछा था, क्या हो जाएगा राइट आंसर? इनकरेक्ट पूछा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसमें भी रक्त क्या हो जाएगा, इसमें झटके से नहीं बहता है, वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? एरिथ्रोसाइट्स में, तंत्रिका कोशिका में, अरेखित स्नायु तंतु में, या फिर श्वेत कोशिका में? किसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा इरिथ्रोसाइट्स। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को आरबीसी भी कहा जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहा जाता है। इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संबंध में सत्य नहीं है। अगेन वही क्वेश्चन पूछा है, इनमें उच्च झटके से और तेजी से बहता है, यही हो जाएगा ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त एक ऊतक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, सॉरी मांसपेशी ऊतक है, वही का है संयोजी है या फिर तंत्रिका ऊतक है। रक्त एक टाइप का क्या है, ये तरल संयोजी ऊतक में आता है ना। ब्लड क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं, लसिका कोशिकाएं, क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं या फिर श्वेत कोशिकाएं। ह्यूमन ब्लड में सबसे बड़े कंपोनेंट कौन से होते हैं, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो सबसे बड़े होते हैं वो होते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस, श्वेत कोशिकाएं बोलते हैं इनको। क्लियर, ये सबसे बड़ी होती हैं साइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में तंतुबंध नहीं होते हैं, वृक्क, रक्त, हृदय या फिर यकृत, किस में तंतुबंध नहीं होते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। रक्त एक टाइप का क्या है, ब्लड एक टाइप का तरल संयोजी ऊतक है, इसमें कोई भी तंतुबंध नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है। आयरन होता है इसमें, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, बेलनाकार, शाखायुक्त और बहुनाभिकीय, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। बेलनाकार, शाखा विहीन और एक नाभिकीय, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। या फिर लंबी, शाखायुक्त और बहुनाभिकीय, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। चलो बताओ क्या होगा, फटाफट से आंसर बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। हृदय पेशी कैसी होती है, कार्डियक मसल्स की संरचना कैसी होती है। देखिए ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, एक बेलनाकार, शाखायुक्त और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। कार्डियक मसल्स की बात कर रहे हैं, बेलनाकार होती हैं, शाखायुक्त होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय मांसपेशियां कैसी होती हैं। अभी पढ़ा हमने हृदय मांसपेशियां कैसी होती हैं, बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिकीय, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। सिराएं हैं, फेफड़े तक जाने वाली रक्त कोशिका है, धमनी है या फिर फेफड़ों की धमनियां हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये है आर्टरी। ठीक है, आर्टरी हो जाएगा राइट आंसर। आर्टरी का काम क्या है, ये ब्लड को हृदय से लेती है और सारे के सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय चक्र क्या है, एक धड़कन और एक नाड़ी दर, एक तंत्रानुसारी और एक फुफ्फुसीय चक्र, हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र या फिर 2 बार एंट्री वेंट्रिकुलेटर कपाट का खुलना। क्या है एक हृदय चक्र। कार्डियक साइकिल किसको कहा जाता है, तो कार्डियक साइकिल इज नोन एज, ये डायस्टोल और सिस्टोल के बीच का एक चक्र होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। हृदय को 4 कंपोनेंट में, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, पढ़ा है आपने। जितने भी स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, पक्षी हैं, उन सब का हार्ट कैसा होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो 4 भागों में किसको विभाजित किया जा सकता है, हृदय को, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान में होता है। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान में होता है, क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन ब्रेंकियोस, बी ऑप्शन ब्रोंकाई, सी ऑप्शन कूपिकाएं जिनको एल्वलाई बोलते हैं, या फिर ट्रेकिया। तो गैसों का आदान प्रदान किसकी मदद से होता है, ये होता है एल्वोलाई की मदद से, जो कि लंग्स में देखने को मिलती हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है। सैनिकों से किसकी तुलना की जाती है, सैनिकों से मतलब कि सैनिक जैसे रक्षा करते हैं वैसे ही ये भी रक्षा करती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं हैं, प्लाज्मा है, रक्त बिंबाणु है या फिर श्वेत कोशिकाएं हैं, तो ये हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस। जैसे कि बाहर सीमा पर आप जानते हो, सीमा वो वाली सीमा नहीं है ना, सीमा जो बाउंड्रीज है जो कंट्री की, वहां पर सैनिक खड़े होते हैं, आर्मी खड़ी होती है हमारी, तो जैसे वो देश की रक्षा करती हैं वैसे ही व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस
काप्सल्स क्या है, बाहर से आने वाले जो दुश्मन है आपकी बॉडी में, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको खाती हैं, उनका भक्षण करती हैं। इसीलिए इनकी तुलना किससे की जाती है, सैनिकों से की जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। अगेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से कैसी होती है, मोटी होती है, छोटी होती है, पतली होती है या बड़ी होती है। निलय की भित्ति, निलय जिसको आप वेंट्रिकल बोलते हो, आलिंद की भित्ति से, ऑरिकल की भित्ति से कैसी होती है, तो ध्यान रखेंगे वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो मोटी होती है एज कंपेयर टू ऑरिकल। ठीक है, वेंट्रिकल की वॉल हमेशा मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो WBC के लिए सही नहीं है। आकार दिया है 18 से 25 माइक्रोमीटर, आकृति अमीबीय या वृत्ताकार होती है, ये सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं। और लास्ट ऑप्शन दिया है नाभिक केंद्रित होते हैं। तो इनमें क्या हो जाएगा, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर ब्लड होता है। संवहनी तंत्र शरीर का वजन लगभग 7 से 8% बनाता है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है और रक्त सफेद या लाल संवहनी ऊतक है। तो इसमें आपको बताना है कि क्या हो जाएगा राइट आंसर। रक्त सफेद नहीं होता है भैया, सफेद कहां से आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। रक्त एक टाइप का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, उसमें लाल या फिर सफेद नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका हुआ होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। पल्मोनरी मेम्ब्रेन कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्रीकेवल मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर सिस्टमैटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। चलो बताएंगे, जो हृदय की झिल्लियां होती हैं जिससे वो घिरी हुई होती हैं उनको क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इनको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। ठीक है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन क्या होती हैं, तो ये हार्ट को बाहर से कवर करने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। कणिकाएं कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं या फिर कैलोरी कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, केशिकाएं कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरकिंजे तंतु में विशिष्ट होता है, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं, रक्त में कोशिकाएं होती हैं, त्वचा में ग्रंथि कोशिकाएं होती हैं या फिर हृदय में स्नायु तंतु होते हैं। पुरकिंजे फाइबर्स आप कहां पर पढ़ते हो, तो ये हृदय में स्नायु तंतु में विशिष्ट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट कितनी होती है। ह्यूमंस में अगर बात करें तो कितनी होती है पल्स रेट, जो नॉर्मल होती है तो ये लगभग 70 to 80 बीट प्रति मिनट होती है। ठीक है, 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। तंत्रिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं, सीरा कहते हैं या फिर केशिका कहते हैं। तो इनको कहा जाता है केशिका। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है। फर्स्ट ऑप्शन श्वास यंत्र, बी ऑप्शन पेसमेकर, सी ऑप्शन कैट स्कैनर या फिर ECG। क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, तो इसमें पेसमेकर होता है जो कि हृदय की गतियों को नियंत्रित करने का काम करता है। क्लियर, ECG का काम क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका काम क्या होता है, तो ये जो हृदय की गतियां हैं, जो वेव होती हैं उनको पता लगाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे मशीन लगी रहती है और उसमें ऐसे वेव चलती है, तो ये क्या होती है, ये ECG होती है जो कि कार्डियोग्राफ से संबंधित होती है। मतलब कि हृदय संबंधी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, जो भी फंक्शनिंग है वो इस ECG में देखने को मिलता है। EEG एक होता है
EEG क्या होता है, तो ये ब्रेन से संबंधित होता है, ठीक है, मस्तिष्क से संबंधित होता है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप कि ये क्लास आप लोग के लिए बेनिफिशियल रही होगी। अब आगे हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।